सोरो स्टोरी। आयला और उसका परिवार बहुत गरीब थे। एना आयला की इकलौती लड़की थी। एना के पिता सिमोन की मौत काफी समय पहले हो गई थी। क्रिसमस का त्योहार सर पर था, मगर आयला को उसकी गरीबी उन्हें त्योहार मनाने की इजाजत नहीं देती थी। आयला एक खिलौने बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। वो काफी मेहनती और ईमानदार थी। आयला की तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे उसके परिवार का गुजारा किसी तरह से चल जाता था। लेकिन कोई त्योहार आ जाए तो आयला सोच में पड़ जाती थी कि त्योहार कैसे मनाए। अभी भी वो इसी चिंता में थी कि क्रिसमस का त्योहार आने वाला था और उसकी 5 साल की बेटी एना क्रिसमस को लेकर काफी खुश थी। माँ, स्कूल में मेरी क्लास टीचर कह रही थी कि क्रिसमस के दिन सभी के घर पर सांता आते हैं और सभी बच्चों को गिफ्ट्स और ढेर सारी चॉकलेट देते हैं। हाँ बेटा, सेंटा सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या सांता हमारे घर भी आएंगे और मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट देंगे? हाँ ना बेटा, सेंटा तुम्हारे घर भी आएंगे और तुम्हें गिफ्ट देंगे। अरे वाह, तब तो मैं सेंटा से अपनी पसंद के सारे गिफ्ट्स मांग लूंगी। अपनी प्यारी बेटी की बातें सुनकर आयला उदास हो जाती है। वो जानती थी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो अपनी बेटी की फरमाइशें पूरी कर सके। उसे पता था उसके घर कोई सेंटा नहीं आएंगे और जब नन्ही एना को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। क्रिसमस आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। आयला जिस फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ कई तरह के सुंदर सुंदर सेंटा बनाए जा रहे थे। उन्हें देखकर आयला को एना की याद आ गई और वो इसी चिंता में डूबी रहती कि जब क्रिसमस वाले दिन उसके घर सेंटा नहीं आएंगे तो वो एना को कैसे समझाएगी। इसी टेंशन में फैक्ट्री में भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। तभी उसकी फैक्ट्री के मालिक अब्राहम ने उसे देख लिया और उससे कहा, आयला 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 आयला, आज तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। लगता है तुम आज नहा धुलकर नहीं आई हो, और अगर ऐसा है तो घर जाओ और नहा धुलकर कल पूरी एनर्जी के साथ आना, क्योंकि मुझे अपने काम में ढिलुआगिरी बिल्कुल नहीं पसंद। अब्राहम की बात सुनकर आयला घबरा गई और बोली, नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम कर लूंगी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। आयला को पता था आज काम अधूरा छोड़कर गई तो आज की सैलरी कट जाएगी, इसलिए आयला ने फैक्ट्री में रहकर काम पर ध्यान देना ही ठीक समझा। आयला को इस तरह से परेशान देखकर आयला के साथ काम करने वाली मैरी ने उससे कहा, क्या बात है आयला, तेरे हाथ तो मशीन से भी तेज चलते थे, आज इसमें जंग कैसे लग गया? आज तुझे क्या हो गया? मैं देख रही हूँ तेरा ध्यान कहीं और ही है। फिर आयला ने मैरी को सारी बात बताई। यार, समझ नहीं आ रहा कि आयला को कैसे समझाऊंगी। सेंटा हम गरीबों के घर नहीं आते। तो दिल छोटा मत कर आयला, गॉड तेरी कोई न कोई हेल्प जरूर करेंगे। तू ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेती? एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तू मालिक से बात तो कर। आयला ने अपने मालिक अब्राहम से ओवर टाइम के लिए बात की। ठीक है, लेकिन रात में फैक्ट्री में तुम अकेली रहोगी, इसलिए फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, याद रहे, दूसरे दिन सुबह भी काम पर आना होगा। तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि काम 25 है। काम 25 है। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। आयला एक तरफ ओवर टाइम को लेकर तो खुश हो गई, मगर रात में अपनी बच्ची एना को अकेले छोड़ने की टेंशन भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। माँ, अगर तुम इतना काम करोगे तो आराम कब करोगी? ओवर टाइम करने के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, बस क्रिसमस तक की तो बात है, और क्रिसमस में एक हफ्ता ही रह गया है। एक हफ्ते तक तो मैं ओवर टाइम कर ही सकती हूँ, तुम परेशान मत हो। और आयला उसी दिन से रात में भी फैक्ट्री में काम करने लगी और सुबह में 2 घंटे के लिए फैक्ट्री में ही आराम कर लेती। दूसरे दिन सुबह, आयला, एक बहुत बड़ा ऑर्डर आयला, हमें कल सुबह तक 200 सेंटा डॉलर तैयार करनी है। अगर तुम इसे तैयार कर लेती हो तो मैं तुम्हें
1 दिन की दिहाड़ी एक्स्ट्रा दूंगा। और हाँ भाई, अगर अभय नहीं कर सका तो जा भी बता दो, मैं किसी और को ये काम दे देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, 200 सेंटा डॉल मैं तैयार कर लूंगी, आप बेफिक्र रहें। आयला ने रात भर जागकर पूरे 200 सेंटा डॉल तैयार कर लिए और उन्हें एक बॉक्स में पैक कर दिया। ज्यादा काम करने की वजह से आयला बहुत थक गई और उसे नींद आ गई। तभी वहाँ एक चोर आता है और आयला को सोता देख उसकी तैयार डॉल को उठाकर ले जाता है। सुबह जब फैक्ट्री का मालिक अब्राहम वहाँ आया तो उसने आयला को सोते हुए देख लिया, जिसके कारण उसने आयला को डांटते हुए जगाया। ये देख 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 देख, काम धंधा छोड़कर आराम हो रहा है। काम न होगा तुझसे, ना बनेगी डॉल, सुलवाऊं तुझे। मालिक की तेज आवाज सुनकर आयला की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठी। जी 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 मालिक। मैंने कल तुम्हें 200 सेंटा डॉल बनाने के लिए कहा था। क्लाइंट के आदमी कभी भी उसे लेने के लिए आते होंगे और तुम सो रही हो। गलती हो गई मालिक, मैंने रात भर जागकर काम किया था, इसलिए शायद मेरी झपकी लग गई। मैंने माल तैयार कर दिया। अरे कहाँ है सारी डॉल? मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रही। आयला ने अपने आसपास देखा तो उसे वो डॉल का बॉक्स गायब मिला। अरे मालिक, मैंने तो सारी डॉल तैयार करके यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ना समझ औरत, तू नशे में है क्या? तूने मेरा कितना नुकसान करवा दिया है। अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं अभी पूरे 200 सेंटा तैयार कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तुम्हारे जैसे कर्मठ कर्मचारी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम किसी काम की नहीं हो, निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से, और कल से काम पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मालिक ने गुस्से में आकर आयला को काम से निकाल दिया। बेचारी आयला ने अपने मालिक के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आयला दुखी मन से घर आ गई, जिसे देखकर एना उससे बोली, अरे माँ, आज अब जल्दी घर आ गई। आज दिन में काम नहीं था क्या? माँ, आपको पता है कल रात मेरे सपने में सेंटा आए थे और मुझसे कह रहे थे कि वो क्रिसमस वाले दिन हमारे घर जरूर आएंगे। सेंटा मेरे लिए नए नए कपड़े, खिलौने और केक भी लाएंगे। माँ, सेंटा लाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, सेंटा जरूर आएंगे। इतना कहते ही आयला की आंखों में आंसू छलक आए और वो अकेले में जाकर रोने लगी। अब मैं क्रिसमस पर सेंटा कहाँ से लाऊंगी? मैंने सोचा था कि ओवर टाइम करके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं आना के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीद लूंगी, मगर अब तो मेरी सारी उम्मीद पर पानी ही फिर गया। दूसरे दिन आयला सुबह सुबह तैयार होकर काम की तलाश में घर के बाहर निकल पड़ती है, लेकिन कई जगह काम मांगने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। एक एक करके दिन खत्म हो रहे थे और क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा था। एना की खुशियाँ और आयला की परेशानी दोनों एक साथ बढ़ रही थी और देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ गया। आज तो मुझे किसी भी हालत में कुछ न कुछ काम करना ही होगा, नहीं तो मैं एना के लिए कुछ भी नहीं ला पाऊंगी। ऐसा सोचकर एना सुबह सुबह ही घर से काम की तलाश में बाहर निकल गई और पूरा दिन गली गली में काम करने की तलाश करने लगती है। हे गॉड, अब तो शाम होने को आई और अभी तक कुछ काम नहीं मिला। अब मेरे घर सेंटा कैसे आएंगे? आज क्रिसमस है, शाम को एना सेंटा का इंतजार करेगी और जब सेंटा हमारे घर नहीं आएंगे तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। गॉड ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। हे जी, अगर आज आप जिंदा होते ना तो हम लोगों को ऐसे दर दर के ठोकरें नहीं खानी पड़ती। फिर वो अपने पति को याद करते करते उसकी कब्र तक पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर रोने लगती है। हे जी, आप हम लोगों को ऐसे छोड़कर चले गए, हम बिल्कुल अकेले हो गए। आज क्रिसमस है, हमारी बेटी सेंटा का इंतजार कर रही है और मेरे पास 5 रुपए नहीं है कि मैं उसके लिए गिफ्ट खरीद सकूं। अब मैं क्या करूं? आयला बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके पति की कब्र से उसके पति का भूत वहां आ जाता है। भूत को देखकर आयला बहुत डर जाती है। अरे अरे, डरो मत,
मुझसे दूर मत भागो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। मेरी आयला, मैं तुम्हारा पति सिमोन हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम घर जाओ, रात हो गई है, घर पर ऐना अकेली होगी। आयला उदास मुंह लेकर घर आ जाती है और उसके घर पहुंचते ही ऐना उससे कहती है, माँ सेंटा कब आएंगे? अब तो शाम भी हो गई है। ऐना बेटा, सेंटा को दूसरे बच्चों के घर भी तो जाना है। हो सकता है इसी वजह से सेंटा को हमारे घर आने में देरी हो रही हो। सेंटा जरूर आएंगे बेटा। आयला ऐना को समझा ही रही होती है कि तभी कोई दरवाजे की कुंडी खटखटाता है, जिसकी आवाज सुनकर ऐना खुशी से चिल्लाने लगती है, अरे वाह माँ, सेंटा आ गए, सेंटा आ गए। सेंटा ने सबसे पहले ऐना को उसके गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और केक दिए, जिसे पाकर ऐना बहुत ही खुश हो गई। फिर सेंटा ने आयला से कहा, आयला, यह मैं हूँ, तुम्हारा पति। मैं मरने के बाद ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन सोचने वाली बात है, जीते जी भी कुछ नहीं कर पाया। खैर छोड़ो, मगर अपनी बेटी के लिए इतना तो करने की परमिशन गॉड भी देते हैं। ऐना की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, वो उछल उछल के खुशियाँ मनाने लगी। एक समय की बात है, एक शहर में एलिसा और उसकी बेटी बेथनी रहा करती थी। एलिसा के हस्बैंड की मौत अभी हाल ही में हो गई थी, जिसके कारण अब वो दोनों बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। बेथनी के पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो हर किसी की मदद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। फिलहाल एलिसा के पास कुछ काम नहीं था और न ही वो इतनी लायक थी कि वो अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी भी खिला सके। और अब उनका बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार भी आने वाला था, क्रिसमस, जिसका बेथनी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बेथनी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, हम भी बाकी सब की तरह क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे ना? मुझे भी वो बड़ा सा ट्री देखना है जो सब लोग क्रिसमस पर लगाते हैं, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर केक काटना है। हाँ बेटा, हम जरूर देखेंगे, तू टेंशन मत ले, और केक भी काटेंगे। माँ, अगर पापा भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। हम क्रिसमस और भी अच्छे तरीके से मना पाते और आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ता। तू टेंशन मत ले, कुछ न कुछ करके तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। एलिसा को बहुत दुख होता है कि वो उसको एक क्रिसमस ट्री और उसकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। एलिसा फिर काम ढूंढने लगती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। वो इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक टाइम का खाना खिला देती है। माँ, तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुम भी खाना खाओ ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू ही खा ले। माँ, मुझे पता है तुम क्यों नहीं खा रही, क्योंकि तुम्हें कल के खाने के लिए पैसे नहीं मिले ना कहीं से भी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं रोज नौकरी ढूंढने जाती हूँ, पर कहीं काम ही नहीं मिल रहा। माँ, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। थोड़ा सा खा लो प्लीज। अपनी बेटी के कहने पर एलिसा थोड़ा सा खाना खा लेती है। अगले दिन वो फिर से नौकरी ढूंढने निकलती है और उसे घर में झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी मिल जाती है। बेथनी बेटा, मुझे नौकरी मिल गई है, अब हमें दुख का समय नहीं देखना पड़ेगा और मैं तेरा क्रिसमस भी बहुत अच्छे से मनाऊंगी। थैंक यू गॉड, आपने मेरी मम्मी को नौकरी दिला दी। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे अब उनके पैसों की कमी खत्म होने लगती है। एलिसा की मालकिन भी बहुत अच्छी थी और समय पर सैलरी देती थी, पर एक दिन उसके घर में उसका नेकलेस चोरी हो जाता है। एलिसा, मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा, तूने देखा है क्या? नहीं मालकिन, मैंने तो नहीं देखा। रश्मि बेटा, तूने नेकलेस देखा है क्या? नहीं मम्मी, मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है इस काम वाली ने ही चुराया होगा। मुझे तो ये पहले से ही चोर लगती है, ये जरूर इसी की हरकत है। अरे नहीं दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो तू चली जा यहाँ से, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। तूने इतने दिन यहाँ काम किया है, साथ ही तेरी छोटी बच्ची है, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रही हूँ। उसकी मालकिन उससे बहुत गुस्सा करती है और धक्का देकर घर से निकाल देती है। एलिसा घर आकर बहुत रोती है और अपनी बेटी को ये सब बात नहीं बताती, पर वो बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन एलिसा फिर नौकरी का बहाना करके नया काम ढूंढने निकल जाती है। उसे बहुत मुश्किल से एक झाड़ू पोछे का काम मिला था
पर वो भी उसके हाथ से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और क्रिसमस आने में भी अभी 3 दिन ही रह गए थे। एलिसा बहुत दुखी होती है। मैं अपनी बेटी को एक क्रिसमस ट्री और कुछ गिफ्ट्स भी नहीं दे सकती, कैसी माँ हूँ मैं। एक दिन एलिसा रोड पर जा रही होती है और उसे दिखता है कि एक छोटा बच्चा सड़क पर जख्मी हालत में था। उसे बहुत चोट लगी थी और काफी खून बह चुका था। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर, इस बच्चे का जल्दी से इलाज करिए। ये बच्चा मुझे सड़क पर मिला था और इसका बहुत खून बह चुका है। हाँ, इसका बहुत खून बह चुका है। हमें इसका ऑपरेशन करना होगा। इसे बहुत गहरी चोट लगी है। इस बच्चे के शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है और इसका खून तो हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। मैं इस बच्चे की पैसे से मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप इससे मैच हो जाए तो मैं इसे अपना खून दे सकती हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून चेक कर लीजिए। अगर मेरा खून मैच हो जाए तो आप मेरा ले लीजिए। डॉक्टर फिर उसका खून टेस्ट करते हैं और वो ब्लड ग्रुप उस बच्चे के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है और एलिसा अपना खून उस बच्चे को दे देती है। फिर डॉक्टर उसका इलाज करने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद बच्चे को होश आ जाता है तो एलिसा बच्चे से उसके घर का पता और फोन नंबर पूछकर उनको फोन करके बुला लेती है। क्या हुआ बेटा, तू कैसा है? बेटा, तुझे इतनी गहरी चोट कैसे आ गई? अरे, आप एकदम से बच्चे से इतने सवाल मत पूछिए। अभी उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है और यह जरा सा भी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। पापा, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, पर मुझे ना इन आंटी ने बचा लिया। इन्होंने ही मुझे अपना खून दिया है। अगर यह नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तुम जो भी हो, हमारे लिए आज तुम फरिश्ता बनकर आई हो। हमारे शुक्रिया बोलने से तुम्हारा इतना बड़ा एहसान नहीं उतरेगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। कल क्रिसमस का दिन है। तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। नहीं साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मैंने इंसानियत के नाते किया है, किसी से कुछ लेने के लिए नहीं। मेरे पति हमेशा कहते थे कि हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना चाहिए। मुझे भी तुम पैसों की जरूरतमंद लगती हो। मैं तुम्हें अभी ही अपना एक खाली पड़ा घर और अपनी फैक्ट्री में एक जॉब देता हूँ। अरे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। और फिर एलिसा ये सारी बातें अपनी बेटी को बताती है और क्रिसमस वाले दिन उसके लिए नए कपड़े, केक और क्रिसमस ट्री भी लेकर आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें बताना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें